Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। और जो टॉपिक आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो रहेगा प्लानिंग इफेक्टिव रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ओके, सो यहाँ हम पहले तो पढ़ेंगे रिसोर्सेज को कैसे मूव किया जाए, कौन कौन से स्टेप्स लगते हैं उस प्रोसीजर में जो कि हम जिसके थ्रू हम रिसोर्सेज को मूव कर सकते हैं, और फिर कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे जो कि मदद करती हैं हमारी रिसोर्सेज को मूव करवाने के लिए। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, छोटी सी ही वीडियो है और ये इस चैप्टर की 3rd वीडियो है। तो इससे पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी आई हुई हैं, सो आप में से अगर किसी ने वो नहीं देखी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फट से जाके देख लीजिए। ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा 12th क्लास का एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इन सारे चैप्टर्स की, जो 7 चैप्टर्स हमने क्लास 11th में पढ़े हैं, उनकी 1 शॉट रिविजन वीडियो बनाऊं अभी, या पेपर से पहले बनाऊं? क्या चाहते हैं एग्जैक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर मैं अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करूँगी। ओके, तो शुरू करें फिर ये वाला वीडियो। ओके, सो यहाँ ये बोलते हैं वेरी ऑफ्टन वी इक्वेट द टर्म रिसोर्स मोबिलाइजेशन विथ फंड रेजिंग। देखिए, जब हम बात करते हैं किसी भी बिजनेस में रिसोर्सेज को मूव करने की, तो मैक्सिमम लोगों का ध्यान जाता है फंड रेजिंग पे, कि पैसे इकट्ठे करने हैं, उसके बारे में बात हो रही है। बट ऐसा नहीं है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन फंड रेजिंग के बियॉन्ड भी जाता है। ये इतनी सी कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, जिसमें फंड्स के अलावा और बहुत सारे रिसोर्सेज को आपको प्रोक्योर करना पड़ता है, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर इफेक्टिवली इस्तेमाल भी करना पड़ता है। तो सिर्फ यहाँ पे फंड्स की बात नहीं हो रही है। जिन लोगों को लगता है रिसोर्सेज में हमेशा पैसे की बात होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो यहाँ दे आर सेइंग बट इट गोज बियॉन्ड द लिक्विड मनी, ये लिक्विड मनी के बियॉन्ड जाता है। इट इंक्लूड्स बिल्डिंग वैल्यूएबल कॉन्टैक्ट्स एंड नेटवर्क्स एंड गार्डनिंग द इंटरेस्ट, सपोर्ट एंड इन काइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे कॉन्टैक्ट्स बनाना, ऐसे नेटवर्क सेट करना, ऐसे सपोर्ट इकट्ठा करना, ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस लेके आना जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। Organizations should make adequate preparations for resource mobilization to be effective and to ensure they are maximizing all opportunities. Organization को ensure करना पड़ता है कि वो adequate preparation कर रही हैं resource mobilization के लिए, मतलब अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रही है resources को अच्छे से प्रोक्योर करने के लिए और उनको मूव करवाने के लिए। एन ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्लान शुड बी टाइटली इंटीग्रेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड चॉक्ड आउट स्टेप बाय स्टेप एज फॉलोज। ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ ये कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए, हमने जो सपने देखे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो पूरे हों, तो वो तो वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्टेड है ना। तो जब आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन का प्लान बनाते हैं ना, आपको ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ध्यान में रखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं आप इस प्लान को। फिर इन्होंने बोला है कि कुछ स्टेप्स लगते हैं रिसोर्स को मोबिलाइज करवाने के लिए, रिसोर्सेज को मोबिलाइज कराने के लिए, और वो स्टेप्स क्या हैं? ये सब, ठीक है। बट इसको यहाँ ना समझ के हम समझेंगे यहाँ पे। चलिए, ओके, इमेजिन करिए ये है हमारे अमेय भाई साहब। आज बनाएंगे हम इनके स्पाइक्स, ओके। अब अमेय भाई साहब ने खोला है नया नया बिजनेस। इन्होंने क्या किया है? नया नया बिजनेस खोला है। अब नया बिजनेस खोला है तो बहुत सारे रिसोर्सेज भी लगेंगे। अब रिसोर्सेज लगेंगे तो इकट्ठे करने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कौन से रिसोर्सेज चाहिए, क्या ज़रूरतें हैं, क्या हम वो नहीं समझेंगे? तो यहाँ पे जितने भी स्टेप्स मैं लिखूंगी ना, आपको पढ़ के ऐसे लगेगा अरे ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाले थे यार, ये तो हम भी करते। मतलब इमेजिन करना अमेय की जगह अपने आप को एक एग्जाम्पल में, और इमेजिन करना तुम्हारा नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तुम्हें रिसोर्सेज प्रोक्योर करने हैं, तो ऐसे सिनेरियो में तुम किन स्टेप्स को फॉलो करोगे? अच्छा, ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हारे घर में शादी है,
ठीक है, और तुम्हें करनी है शॉपिंग। ओके, अब सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? तुम्हारे घर में है शादी और तुम्हें करनी है शॉपिंग, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? क्या तुम डायरेक्टली उठ के मार्केट भाग जाओगे कि अरे चलो शॉपिंग करते हैं शॉपिंग करते हैं, और कुछ भी रैंडम सामान खरीद के लाओगे? ऐसा नहीं करोगे ना। पहले थोड़ी सी प्लानिंग करोगे, देखोगे किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ चाहिए, कहाँ से मिलेगी, कब मिलेगी, किससे बात करके मिलेगी, पैसे कहाँ से आएंगे, सारी चीज़ें सोचोगे ना। सोचोगे कि नहीं, या डायरेक्टली उठ के बस मुंह उठा के चले जाओगे तुम किसी शॉप पे? बताओ, ऐसे ही चले जाओगे? अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे एक शादी थी, तो हम लोगों ने प्लानिंग नहीं की कि क्या ख़रीदना क्या नहीं ख़रीदना। स्पेशली मी एंड माई ब्रदर, वी डिडंट प्लान कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, वहाँ पे कितने फंक्शंस होने वाले हैं। तो हमने क्या, मतलब व्हाट वी एंडेड अप कि मेरे भाई ने 7-8 फॉर्मल शर्ट्स खरीद ली जो कि शादी की बिल्कुल वो नहीं थी, मतलब लायक नहीं थी, शादी पे नहीं पहनने था उनको, और मैंने जाके 2-4 ऐसी ड्रेसेस खरीद दी जो शादी में इस्तेमाल ही नहीं हुई। यहाँ हमने क्या किया? पैसा वेस्ट किया। सो ऐसी चीज़ ना हो उसके लिए आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, और उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी नीड समझनी पड़ती है। तो अमे ने सबसे पहले समझी अपनी नीड कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरतें क्या हैं, वो अमे ने समझा सबसे पहले। उसके बाद वो ज़रूरतें किस चीज़ से पूरी होगी वो समझना ज़रूरी है। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे शादी पे एक बढ़िया सी ड्रेस पहननी है, ठीक है, मतलब मेरी नीड है कि मुझे शादी पे अच्छा दिखना है, ऐसा मानिए, तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे क्या पहनना चाहिए कि मैं अच्छी लगूँ। क्या मुझे जीन्स टॉप पहनना चाहिए, क्या मुझे लहंगा पहनना चाहिए, क्या मुझे प्लाजो पहनना चाहिए, क्या मुझे कुछ और पहनना चाहिए? एक्सक्यूज मी। सो मैंने अपनी नीड समझी कि मुझे अच्छा दिखना है, उसके बाद मैं अच्छा कैसे दिख सकती हूँ मैंने वो आइडेंटिफाई किया। तो यहाँ वो आइडेंटिफाई करेगा कि किस रिसोर्स से उसकी नीड पूरी हो सकती है। किस रिसोर्स से उसकी नीड पूरी हो सकती है। चलो भैया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसके बाद आप क्या देखोगे? फर्स्ट से मैंने बोला मैं लहंगा पहनूंगी, मुझे लहंगा में अच्छा फील होगा और मैं अच्छी दिखूंगी। अब उसके बाद क्या सवाल उठता है कि मुझे ये लहंगा कहाँ मिलेगा? तो लोकेट करते हैं हम क्या? रिसोर्सेज को। शुरुआत कहाँ से हुई? नया नया बिजनेस खुला है, नीड समझी सबसे पहले, फिर आइडेंटिफाई किया किस रिसोर्स से इस नीड को हम पूरा कर सकते हैं, एंड देन हमने लोकेट करना शुरू किया कि कहाँ हमें एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर रिसोर्स मिलेगा। शादी का एग्जाम्पल लूँ तो शादी पे अच्छा दिखना है, दैट्स आवर नीड। उसके बाद अच्छा हम कैसे दिख सकते हैं वो आइडेंटिफाई करना, लहंगा पहन के दिख सकते हैं, और फिर लास्ट में ये देखना कि लहंगा मिलेगा कहाँ से, तो वो लोकेट करना। उसके बाद आप बात करते हैं सप्लायर से। सप्लायर से आप कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन होता है आपका सप्लायर के साथ कि भाई साहब कितने में देंगे, कैसे देंगे, क्या देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट से मैंने लोकेट कर लिया मुझे उस पर्टिकुलर शोरूम से ये लहंगा खरीदना है, फिर मैं उस शोरूम के बंदों से बात करूँगी। उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा तो मैं क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करूँगी। ऑब्वियसली कुछ भी तो खरीद के नहीं आ सकते ना हम, हमें अच्छी वैरायटी का, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए होगा, एंड हमें क्वांटिटी भी देखनी पड़ेगी कि क्या जो हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो यहाँ हमें मिल पाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी क्वांटिटी नीड बहुत कम होती है, लेकिन ये जो बल्क में डील करते हैं उनका एक मिनिमम वो होता है, मिनिमम ऑर्डर प्लेस आप इतना ही कर सकते हैं, इससे कम का नहीं होगा। आपने अमेज़ॉन पे भी देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि 1 यूनिट नहीं भेजेंगे, 2 या 3 यूनिट मिनिमम चाहिए रहेगी आपको ऑर्डर करना। फिर से मैगी वगैरह बुलवा के देखिए, वो मैगी का 5 रुपये का 10 रुपये का पैक कभी नहीं भेजते सिंगल वाला, वो उसमें दे आस्क यू टू ऐड मोर। सो वही है, क्वालिटी और क्वान्टिटी देखेंगे। एंड देन उसके बाद क्या कुछ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है उस रिसोर्स को प्रिक्योर करने में, उसके बारे में पता लगाएंगे। एंड
प्रॉब्लम्स के बाद आप क्या करेंगे, आपने सब कुछ चेक कर लिया, लहंगा आपने पसंद कर लिया, आपने क्वालिटी क्वांटिटी देख ली, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड देख ली, देन लास्टली क्या होगा, फंड्स। भाई कोई भी आपको फ्री में तो लहंगा नहीं देगा, चाहे वो आपका कितना बड़ा रिश्तेदार क्यों ना हो, है ना, पैसे तो आपको पे करने पड़ेंगे ना, तो फंड्स पे करने पड़ेंगे आपको। एंड देन अल्टीमेटली जब आप इसे लेके आएंगे तो आपको अपने यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना पड़ेगा रिसोर्सेज का, मतलब आपको उस लहंगे को संभाल के रखना पड़ेगा प्रॉपरली। दोबारा से देखेंगे यहाँ पे हम, अमे भाई साहब ने शुरू किया है एक नया बिजनेस, और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, शादी के साथ। शादी पे क्या करना है, अच्छा दिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करेगा, बिजनेस की नीड समझेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नीड समझेंगे कि हमें अच्छा दिखना है। उसके बाद आइडेंटिफाई करेगा कि वो नीड किस रिसोर्स से पूरी हो सकती है। अच्छा दिखना है तो किस चीज़ में आप अच्छा दिख सकते हैं, वो आइडेंटिफाई करना है। फिर आपको वो लहंगा कहाँ से मिलेगा, आपको वो रिसोर्स कहाँ से मिलेगा, वो लोकेट करना है। एक बार आपने वो लोकेट कर लिया, फिर आप सप्लायर से बात करेंगे। सप्लायर से बात करने के बाद आप क्वालिटी चेक करेंगे, क्वांटिटी देखेंगे, जो आपको चाहिए वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। एंड देन अगर कोई प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है उस चीज़ से तो वो पता लगाएंगे। एंड देन उसके बाद आपको ऑब्वियसली पैसा पे करना पड़ेगा, तो फंड्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। एंड लास्टली जब आपके पास वो गुड्स आ जाएंगे, आपके पास वो जो सामान आ जाएगा, उसको आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपके हाथ में ये जो रिसोर्सेज हैं वो लगते हैं आराम से। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है। फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ऐसा है कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप बकायदा ऐसे वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसी तरह से फ्लो चार्ट बना के यू कैन एक्सप्लेन योर कॉन्सेप्ट। और मैं तो हमेशा बोलती ही हूँ, चाहे बिजनेस स्टडीज़ हो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, एग्जाम्पल से अगर आप अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे ना एग्जामिनर को, आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स फेच कर पाएंगे। मैं हमेशा ऐसे करती थी। आई यूज टू ड्रॉ ईच एंड एवरीथिंग, जो मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ की है, और मेरे को काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते थे। सो थियरी सब्जेक्ट्स में यू कैन डू सच थिंग। बस ये है कि टाइम वेस्ट मत करना। कुछ लोग ज़्यादा सजावट में पड़ जाते हैं, वो चीज़ मत करना। अपनी बात समझानी है बस आपको सामने वाले इंसान को। अब देखो, चाहती तो मैं इसको कलरफुल बना सकती थी ना। लाइक मैग्नेट ब्रेन्स में देयर आर फ्यू टीचर्स जिनके स्लाइड्स बहुत कलरफुल होती है, बहुत प्यारी दिखती है। मतलब आई एम रियली इंस्पायर्ड उन लोगों से, हिंदी वाले सिलेबस उसमें स्पेशली चैनल पे। तो मुझे भी कभी कभी मन होता है कि मैं 10-15 कलर इस्तेमाल करूं, बट देन उससे क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो लोग तो पहले से बना लेते हैं, मतलब उनका वो तो एफिशिएंट है, बट देन मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा दूंगी तो मतलब नहीं बनता, राइट। तो वो चीज़ आपको भी नहीं करनी है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने पर फोकस करती हूँ, आपको भी बस उसी चीज़ पर फोकस करना है। सो दैट पेपर में, क्योंकि थ्योरी पेपर होता है, लिखने में बहुत ज़्यादा समय जाता है और टाइम कम मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। वो चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। पता चले बाद में तुम ब्लेम कर रहे हो, पायल मैम ने बोला था ये कलाकारी करके आने के लिए और हमारा पेपर ही छूट गया इस चक्कर में। चलिए, तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं एक एक करके सारे स्टेप्स को, स्टार्टिंग विद दिस वन। ओके, सो यहाँ लिखा है इवैल्यूएट एंड जज द नीड फॉर रिसोर्स। सबसे पहले तो इवैल्यूएट करें और जज करें अपनी नीड रिसोर्सेज की। देन उसके बाद आइडेंटिफाई करें कि कौन से टाइप का रिसोर्स आपको चाहिए। एंड देन उसके बाद वो रिसोर्स आपको कहाँ मिल पाएगा, उसकी लोकेशन आप पता लगाइए। मतलब लिटरल सेंस में नहीं, मतलब बेसिकली ओवरऑल देखना कि मुझे, अगर मान लीजिए मेरे को स्टेशनरी आइटम का बिजनेस करना है, तो मुझे स्टेशनरी आइटम्स चाहिए होंगे। अब मुझे ये कहाँ से मिल पाएंगे, सस्ते दाम में, अच्छी वैरायटी में, मुझे उसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। तो वो चीज़ है। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द सप्लायर ऑफ रिसोर्सेज। अच्छे से बात करना किसके साथ, सप्लायर के साथ, जो कि आपको वो रिसोर्सेज अल्टीमेटली देने वाला है। इवैल्यूएट करना क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। देन उसके बाद आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपको रिसोर्सेज मोबिलाइज करवाने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनके बारे में डिस्कशन करना। अरेंज फंड फॉर एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज। आपको फंड्स एक्वायर करने पड़ेंगे, क्या करने के लिए, रिसोर्सेज एक्वायर करने के लिए। एंड देन प्लान आउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट फॉर द प्रोक्योर्ड रिसोर्सेज। जो प्रोक्योर कर लिए हैं उन्हें कैसे आपको अच्छे से मैनेज करके रखना है, वो चीज़ भी आ जाएगी। तो ये है प्रॉपर आपका स्टेप वाइज प्रोसीजर जो कि लगता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन में।
And then they say a resource mobilization plan must follow closely the vision, मिशन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये तीनों वर्ड्स क्या होते हैं आपको नहीं पता और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो नहीं पता, तो इसके रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है बिजनेस स्टडीज़ में, आप जाके वो देख सकते हैं। और ये बोल रहे हैं आपका रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्लान बिल्कुल आपके विजन, मिशन और गोल के साथ मैच करना चाहिए। Then they say, thus the success of any enterprise lies in the capacity and ability of the entrepreneur to mobilize the resources, organize the resources, manage them effectively and efficiently as they are always scarce with reference to their demand. आप Thus the success of any enterprise, किसी भी enterprise की success डिपेंड करती है entrepreneur की ability पे कि वो entrepreneur कितने अच्छे से resources को mobilize करवा पाता है, resources को अच्छे से organize करा पाता है, उन्हें manage करता है efficiently और effectively। दोनों वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, दोनों वर्ड्स का मतलब नहीं पता है तो बिजनेस स्टडीज़ में ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में, वो देख लीजिएगा। देखिए ये कहने की कोशिश करें कि रिसोर्सेज जो होते हैं ना हमारे वो स्केर्स होते हैं, हम सबको पता है। अब ये स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे आप इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं, वही तो आगे चल के आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को वो करेगा, आपकी सक्सेस उसी के ऊपर तो डिपेंडेंट होगी, राइट। सो बस वही चीज़ लिखी हुई है कि एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए कि जिसको ये सारी चीज़ें करनी आती हों, तभी वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन पाएगा और उसकी एंटरप्राइज अच्छा खासा कमा पाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने पढ़ लिया क्या क्या कि रिसोर्सेज को प्रिक्योर करने के लिए, रिसोर्सेज को मोबिलाइज कराने के लिए प्लानिंग लगती है और रिसोर्सेज में सिर्फ और सिर्फ फंड्स नहीं आते और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। प्लानिंग में आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके ही आप ढंग से अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करा सकते हैं। और एक एंटरप्रेन्योर में ये गुण होना चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो ये सारा तामझाम कर सके आसानी से, ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की ज़ैनत तक ले जा सके। एंड दैट्स इट। इस वीडियो में इतना ही था। जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था, एक छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं थी। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर आपको फॉर से प्रीवियस वीडियो देखना है या नेक्स्ट वीडियो देखना है तो उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बुक्स या फिर ई बुक्स चाहिए जो कि मैग्नेट ब्रेन्स अब प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें प्रॉपरली कैटेगराइज किया गया है, एमसीक्यूज़ को अलग, चैप्टर्स को अलग और सैम्पल पेपर्स को अलग, तो अगर आपको वो बुक्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा एक फॉर्म का, वो गूगल फॉर्म आपको फिल करना है। जैसे ही आप वो फिल करेंगे आपकी तरफ से इन्फॉर्मेशन हमारी टीम को मिल जाएगी, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी एंड देन यू कैन गेट दैट बुक। ओके, सो ये एक और लास्ट जानकारी आपको बता देती हूँ दैट अब हम सिर्फ यूट्यूब पे नहीं हैं, अब हम वेबसाइट पे भी मिलेंगे आपको, अब हम एप्लीकेशन पे भी मिलेंगे आपको। सो वेबसाइट के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज कि गूगल पे जाइए, magnetbrains.com टाइप करिए, यू विल फाइंड दिस वेबसाइट, उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर लीजिएगा। जो भी टीचर की वीडियोस आपको देखनी है आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन का भी यही सीन है, मोबाइल खोलिएगा, एंड्रॉयड यूज़र्स प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा मैग्नेट ब्रेन्स, आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स की एप्लीकेशन। जस्ट डाउनलोड इट, डाउनलोड करने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन वो पूछेगा और उसके बाद यू कैन एक्सप्लोर द पूरी ऐप जिसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और आपको पता ही है कि हम आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाइए। हम आपको CBSE, NCSE, ओलंपियाड, CUET, IIT JEE, नीट, UPBR बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक, इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जॉब कैप, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं। आधे से ज़्यादा करा चुके हैं, आधे कराने की ऑनगोइंग प्रोसेस पे हैं। सो जो भी फील्ड में आपको जाना है, जो भी चीज़ आपको पसंद है, फट से उस चीज़ में जाइए, उसकी वीडियोस देखिए, मस्त अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। एंड that's it. Thank you so much for watching this video.